इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री का गुप्त वंश। इससे पहले हमने मौर्य वंश के बारे में कवर किया हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो वाकाटक राजवंश विंध्य शक्ति द्वारा लगभग 250 से 270 ईस्वी में स्थापित किया गया था। वाकाटकों ने मध्य और पश्चिमी भारत पर शासन किया। डैश गुप्तों के सहायक प्रमुख थे। उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। तो डैश गुप्तों के सहायक प्रमुख, तो गुप्तों के सहायक प्रमुख थे। और जो ध्रुवसेन द्वितीय है किस राजवंश का शासक था? तो जो ध्रुवसेन द्वितीय है वो मैत्रक राजवंश का शासक था। मैत्रक ने वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया और 8वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया। ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन थे और उनकी शादी हर्षवर्धन की पुत्री से हुई थी। हेनसांग बताता है कि ध्रुवसेन द्वितीय ने प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में भाग लिया था। मौखरियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक शहर कन्नौज पर शासन किया। वे गुप्तों के अधीनस्थ शासक भी थे और सीमांत की उपाधि का उपयोग करते थे। तो मौखरी ने कहाँ पर शासन किया? कन्नौज में शासन किया। ये 2024 से पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन वृहत कथा कोश के लेखक थे? तो हरिसेन वृहत कथा कोश के लेखक हरिसेन थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में एक प्रसिद्ध संस्कृत लेखक एवं कवि थे। वृहत कथा कोश प्राचीन भारतीय लोक कथाओं और किंवदंतियों का एक संग्रह है। भवभूति को कन्नौज के राजा यशोवर्मन का दरबारी कवि माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नाटक महावीर चरित्र मालती माधव हैं। कालिदास डैश के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ने 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और वे कला एवं साहित्य के प्रसिद्ध संरक्षक थे। कालिदास की उल्लेखनीय कृतियां हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम। संस्कृत साहित्य पर उनकी महानता को प्रदर्शित करती हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सबसे महान शासक था समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, हरिसेन द्वारा रचित है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त के पोते चंद्रगुप्त प्रथम को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराजा के रूप में संदर्भित किया गया, जबकि उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान भारत आए थे? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, अभी देखा हमने। वे गुप्त साम्राज्य के तीसरे शासक थे। दिल्ली लौह स्तंभ शिलालेख में उन्हें राजा चंद्र के रूप में पहचाना जाता है। प्रसिद्ध यात्री एवं शासक अब्दुल रज्जाक ईरानी यात्री था। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। फ्रैंकोइस बर्नियर ये फ्रांस से आया था शाहजहां के शासनकाल पे। इबन बतूता है ये मोरक्को का राजकुमार बोला जाता है, मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। मेगास्थनीज ग्रीस यूनानी था और ये जो मेगास्थनीज है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया। थॉमस रो और विलियम हॉकिंस ये ब्रिटेन से आए थे, जहांगीर के टाइम पे आए थे। हेनसांग ये चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो गुप्त काल से है। बाघ की गुफाएं ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये 9 चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारकों का एक समूह है। इन गुफाओं की स्थापना बौद्ध भिक्षु दातक ने की थी। भारत में गुफाएं उंदावल्ली गुफाएं आंध्र प्रदेश में है, बराबर की गुफाएं बिहार में है, बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक में है, उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश में है, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था वाकाटक वंश का सीधा संबंध। वाकाटक राजवंश 250 ईस्वी में विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित किया गया।
अजंता की गुफा संख्या 16, 17, 19। चित्रकला के क्षेत्र में वाकाटक उत्कृष्टता का सर्वोत्तम उदाहरण है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? गुप्त काल में मिलता है। मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरड़ स्तंभ शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने सती को प्रत्येक शास्त्र के अनुसार हत्या बताया। उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित करने के लिए बंगाल सती विनिमयन अधिनियम पारित किया गया। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में की थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। इनके गुरु का नाम भासु या भरवु था। बाणभट्ट के गुरु भासु या भरवु, भा से बा और भा। बाणभट्ट की 3 रचनाएं प्रसिद्ध: हर्षचरित्र, कादम्बरी और चंडी शतक। प्रथम 2 गद्य काव्य हैं और तीसरी पद्य काव्य है। ये पद्य काव्य हैं, ये दोनों गद्य काव्य हैं। हर्षचरित्र कादम्बरी गद्य है और चंडी शतक पद्य काव्य है। हर्षवर्धन थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो मंत्र शास्त्र लिखा था ये वेताल भट्ट के द्वारा लिखा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, छपड़क, शंकु, वरामिहिर, वरुचि, वेताल भट्ट आदि। डैश के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त प्रथम, उन्हें शंकरादित्य और महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 5वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार की स्थापना की। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, महाविहार की स्थापना की। उनके उत्तराधिकारी थे स्कंदगुप्त। तो कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का शासक था। इसको अनेक सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई है। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह समुद्रगुप्त और दंत देवी का पुत्र था। उन्होंने भारत के स्वर्ण युग के दौरान 380 से 415 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया और उन्होंने महरौली लौह स्तंभ की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना। संस्थापक श्रीगुप्त, अगले उत्तराधिकारी घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो पहले प्रथम, फिर बीच में समुद्रगुप्त, फिर द्वितीय, फिर द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, फिर कुमारगुप्त ने प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? तो गुप्त वंश के शासक ने करवाया। महरौली दिल्ली में एक लौह स्तंभ का निर्माण भारत के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया था, जो इसके निर्माण में प्रयुक्त धातु की जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए उल्लेखनीय है। यह स्तंभ शिलालेख गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में संस्कृत में है। निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? नगर श्रेष्ठी हरिसेन के पास नहीं था। नगर श्रेष्ठी का मीनिंग है मुख्य बैंकर या व्यापारी। कवि हरिसेन के कार्यालय महादंडनायक मुख्य न्यायिक अधिकारी भी थे। ये कुमार आमत में महत्वपूर्ण मंत्री भी थे और एक संधि विग्राहिका में युद्ध और शांति के मंत्री थे। फाहियान ने अपने घर वापस लौटने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की? तो बंगाल से। फाहियान चीनी यात्री ने व्यापारियों के जहाज पर सवार होकर बंगाल से घर वापसी के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने बौद्ध ग्रंथ प्राप्त करने के लिए चीन से भारत तक पैदल यात्रा की। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और उत्तर पश्चिम से पाटलिपुत्र पहुंचा। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गढ़ से संबंधित है? लिच्छवी से। चंद्रगुप्त प्रथम और रानी कुमार देवी लिच्छवी वंश के पुत्र समुद्रगुप्त 335-375 कॉमन इरा कविराज थे।
वीए स्मिथ द्वारा उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द से क्या समझते हैं? विधि का मीनिंग क्या है? प्रशासनिक इकाई। गुप्त काल में ऊपर से नीचे तक प्रशासनिक प्रभागों का एक पदानुक्रम था। साम्राज्य को राज्य, राष्ट्र, देश, मंडला, पृथ्वी और अवनी जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। इसे प्रांतों में विभाजित किया गया, जिन्हें आगे विषयों में विभाजित किया गया था। एक विषय प्रति विषय का संचालन किया करता था। विषय के एक भाग को विधि कहा जाता था। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया। गौतम बुद्ध के समय में लिच्छवी वंश का मुख्यालय वर्तमान बिहार के वैशाली में था। वर्धन वंश देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? विक्रमोर्वशीयम, ये नहीं लिखा था, कालिदास द्वारा लिखा है। कालिदास द्वारा लिखित एक प्रेमपूर्ण नाटक है जो राजा पुरूरवा और उर्वशी नामक एक अप्सरा की कथा पर आधारित है। कालिदास की कृतियों में शामिल है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण पतेश्वर का स्वामी की उपाधि धारण की? तो जब हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन सेकंड ने, तो उसने दक्षिण पतेश्वर की उपाधि धारण की। तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। इसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। पुष्यभूति वंश से संबंधित है हर्षवर्धन, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। वह दक्कन में अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहता था, लेकिन उसे नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। इस प्रकार यह नदी उसके राज्य की दक्षिणी सीमा बन गई। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर या थानेश्वर, बाद में कन्नौज, इसको कान्यकुब्ज के नाम से भी जानते हैं। प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली? तो हूणों को हराकर। प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने हूणों को हराकर पंजाब और हरियाणा में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। पुष्यभूति वंश वर्धन वंश ने 6 से 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत पर शासन किया, जिसका विकास गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हुआ। इसका मुख्य क्षेत्र वर्तमान हरियाणा था, जिसकी राजधानी स्थानेश्वर थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में राजवंश अपने चरम पर पहुंच गया, जिन्होंने 606 से 647 तक शासन किया। थानेश्वर, जहां वर्धन राजवंश ने शासन किया, वर्तमान डैश में है, तो ये वर्तमान हरियाणा राज्य में है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? हेनसांग। जुआनजेंग, चीनी बौद्ध भिक्षु जिन्होंने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और बौद्ध धर्म ग्रंथ प्राप्त करने के लिए चीन से भारत की यात्रा की थी। प्रयाग की सभा महामोर्च परिषद हर्षवर्धन ने जनता के कल्याण के लिए अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी। निम्नलिखित में से किसने 641 ईस्वी में चीनी दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो हर्षवर्धन ने भेजा था। 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीन के तांग सम्राट ताइजोंग ताइसुंग के पास एक दूत भेजा और बदले में चीनी शासक ने हर्ष के दरबार में 3 दूत भेजे। हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष के बाद किस शासक ने कन्नौज की सत्ता संभाली? तो यशोवर्मन ने संभाली। यह 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों के वर्मन राजवंश के संस्थापक थे। हर्षवर्धन की शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक। थानेश्वर आधुनिक हरियाणा का निर्विवाद शासक। वह 3 संस्कृत नाटकों के लेखक थे, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। राजा शशांक, जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह डैश राज्य का शासक था? तो शशांक गौड़ वंश का था। गौड़ वंश का शासक शशांक था। कर्ण सुवर्ण प्राचीन बंगाल के पहले महत्वपूर्ण राजा शशांक के शासनकाल के दौरान गौड़ साम्राज्य की राजधानी थी, जिन्होंने 7वीं शताब्दी तक शासन किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।